हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 8 जून 2021 और 8 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मेन हेडलाइन है वो है 21 जून से 18 पार को मुफ्त टीका। कल प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो अपना संबोधन किया था, यानी कि जो मीटिंग करी थी, आप कह सकते हैं कि राष्ट्र को संबोधित किया था, उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि 21 जून को विश्व योग दिवस है और उस विश्व योग दिवस पर हम 18 साल से ऊपर के लोगों को, युवाओं को मुफ्त टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। अभी तक क्या था, ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, लेकिन उसमें आती दिक्कतों और कई सुझावों के बाद ये निर्णय लिया गया है कि टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। अब राज्यों को इसमें किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 18 साल से 44 की उम्र वालों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़े जाने के बाद फैली अव्यवस्था और राजनीतिक बयानबाजी के बाद केंद्र ने ही वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 18 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए अब केंद्र ही वैक्सीन खरीदेगा और मुफ्त में राज्यों को देगा। 21 जून यानी योग दिवस के अवसर पर 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों को यह मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा। इसमें 18 से 44 की उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इनके टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी, लेकिन अब वो वापस ले ली गई है और वैक्सीन को विकेंद्रीकृत करने की मांग की गई थी। तब केंद्र ने 25% वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वैक्सीन पाना कितना कठिन है, लिहाजा केंद्र ने तय किया कि 2 सप्ताह के बाद से सभी के लिए केंद्र ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। इसे 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य मिलकर इसका खाका तैयार करेंगे। नई व्यवस्था में भी लोगों को निजी अस्पतालों में टीका लगवाने का विकल्प मिलेगा। हालांकि सरकार सुनिश्चित करेगी कि कीमतों को लेकर मनमानी ना हो। निजी अस्पताल टीके की कीमतें से अधिक, मतलब जो टीके की कीमत है उससे बहुत ज़्यादा 150 रुपये अधिक ले सकते हैं एज ए सर्विस चार्ज। तो ये कुछ बातें कही गई हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री की अहम बातें, ये भी देख लेते हैं, पॉइंट वाइज हैं। 7 कंपनियां देश के विभिन्न टीकों का उत्पादन कर रही हैं और 3 टीके एडवांस स्टेज में हैं। आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ेगी। बच्चों के लिए भी 2 टीकों का ट्रायल चल रहा है। सेकंड ऑप्शन है कि पूर्व में भारत वैक्सीन के मामले में हमेशा पीछे रहा है। दशकों बाद भारत को टीका मिलता था। अब ऐसा नहीं है। सरकार ने पिछले साल ही वैक्सीन को लेकर टास्क फोर्स बना दी है। प्राथमिकता पर सवाल उठाने वाले अब समझ सकते हैं कि पहले डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, एम्बुलेंस ड्राइवरों को वैक्सीन न दी जाती तो दूसरी लहर में क्या होता। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई ने हमें बहुत दर्द दिया है। कई लोगों ने अपनों को खोया है। उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। अब टीके की खरीद की जो नीति बनाई गई है उसको देख लेते हैं कि अभी देश में बनी वैक्सीन का 50% केंद्र, 25% राज्य और 25% निजी अस्पताल खरीद रहे थे। अब नई व्यवस्था में के तहत राज्यों के हिस्से का 25% टीका भी केंद्र खरीदेगा और उन्हें मुफ्त दिया जाएगा। राज्यों को 2 हफ्ते पहले बता दिया जाएगा कि उन्हें कब और कितनी वैक्सीन मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में बोला है। नेक्स्ट है कि HCQ, आइवरमेक्टिन और फेविपिराविल को की छुट्टी कर दी गई है, यानी कि इन दवाओं पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की सूची में आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी कि HCQ और फेविपिराविल दवाइयों को हटा दिया है। इसके साथ ही दवाइयों की उचित इस्तेमाल और जांच को लेकर मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी 9 पेज के दिशा निर्देश में आइवरमेक्टिन, HCQ और फेविपिराविर के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण के इलाज में डॉक्टरों द्वारा इन दवाइयों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा जारी निर्देशों में निश्चित मात्रा में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि फ्रांस में गूगल पर
1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फ्रांस की प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। प्राधिकरण के बयान के अनुसार गूगल द्वारा अपनाया गया रवैया बेहद गंभीर है। वे कुछ खास बाजारों में अपने प्रतिद्वंदियों और मोबाइल साइट्स के प्रशासकों को परेशान करते हैं। अगर कोई मजबूत कंपनी है तो उसे अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोर प्रतिद्वंदी को तबाह करने में नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी कृष्ण कुमार सम्मानित किए जाएंगे। भारतीय अमेरिकी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में टेक्सास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अमेरिका ने इनोवेशन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान वर्ष 2021 स्टेट स्कूप के 50वें नेशनल अवार्ड के तहत दिया जाएगा। मूलतः केरल के रहने वाले कृष्णा इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन सर्विसेज के निदेशक भी हैं। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा चीन। आसियान देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के बीच चीन इस सप्ताह अपने यहां इन देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि यह सम्मेलन मंगलवार को देश के चोंगकिंग शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, रक्षा सुधारों से भारत वैश्विक महाशक्ति बनेगा, यह स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में सुधारों पर कहा है कि इन सुधारों से भारत आने वाले समय में वैश्विक महाशक्ति बन जाएगा। 20 रिफॉर्म्स इन 2020 शीर्षक वाली यानी कि 20 रिफॉर्म्स इन 2020 शीर्षक वाली ई बुकलेट के लॉन्च के अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बुकलेट सरकार के समाधानों की झलक मिलती है। इस बुकलेट में इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सरकार रक्षा क्षेत्र को और मजबूत व सक्षम बना रही है। सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ ही नीतियों में बदलाव करके सुरक्षा बलों को डिजिटल और अनूठे अनुसंधानों से समृद्ध किया गया है। इन सुधारों के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को साकार किया गया है। इसके अलावा सुदूर इलाकों में एनसीसी का विस्तार किया गया है। भारत का रक्षा निर्यात 35,707 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सैन्य हार्डवेयर और सिस्टम पिछले 7 सालों में 35,777 करोड़ रुपए के निर्यात हुआ है। रक्षा का निर्यात 84 देशों में पहुंच चुका है। तकनीकों में बदलाव के लिए वायु और नौसेना में नई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। ब्रिटेन में बढ़ रहे कोरोना के मामले, अब लगातार इसे इंटरनेशनल पेज की पहली न्यूज़ बनाया जा रहा है इसे लगातार, और लगभग 3-4 दिन से मैं इस न्यूज़ को लगातार डिस्कस भी कर रहा हूं। और आज भी फिर से 5,341 नए मामले जो रविवार को मिले थे उसमें अब बढ़ोतरी हुई है और लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। मतलब माना यह जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है कोरोना का, डेल्टा वेरिएंट, वो ब्रिटेन में पूरी तरीके से फैल चुका है, या फिर आप इसे तीसरी लहर मान सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना के स्रोत तक पहुंचने में सहयोग करे चीन, ये बोला है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के स्रोतों तक पहुंचने में चीन को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस देश को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमेरिका इस वायरस की उत्पत्ति की जड़ तक जाना चाहता है। ब्लिंकन का यह बयान ऐसे समय आया है जब कोरोना के स्रोतों का पता लगाने के लिए नए सिरे से जांच की मांग बढ़ती जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रविवार को HBO पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे लिए इसकी तह तक जाने का सबसे अहम कारण यह है कि हम अगली महामारी को रोकने में सक्षम हो सकें। ब्लिंकन ने बताया कि चीन ने वह पारदर्शिता नहीं दिखाई जिसकी जरूरत है, उसे जवाबदेह ठहराए जाने की आवश्यकता है। चीन से महामारी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए पूर्ण अनुमति देने की अपील की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फिर बढ़ने लगा चीन से आयात। घरेलू बाजार में चीन से आयात फिर बढ़ने लगा है। इस वर्ष जनवरी से मार्च अवधि में चीन से आयात 48.68
फीसदी बढ़ा है। वहीं इस साल मार्च में चीन से आयात पिछले वर्ष समान महीने के मुकाबले 137% बढ़ा है। फरवरी यह बढ़ोतरी पिछले वर्ष समान महीने के मुकाबले 42.17% और जनवरी में 10.95% रही थी। यह स्थिति तब है जब पिछले वर्ष कोरोना के दौरान चीन से आयात घटाने के लिए नीतिगत स्तर पर कई फैसले किए गए थे। कारोबारियों ने चीन के सामान का बहिष्कार भी किया था। हालांकि पिछले वर्ष अप्रैल से सितंबर तक चीन से आयात में गिरावट भी रही थी, लेकिन अक्टूबर से आयात बढ़ते बढ़ते मार्च में 137% बढ़ गया। वाणिज्य सचिव अनूप वाधवा ने बताया कि आयात पर निर्भरता घटाने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा की गई है। उसका असर दिखने में 1.5 से 2 वर्ष समय लग सकता है। देखिए यहाँ ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि अक्टूबर 2020 में जो आयात था वो 11.72% था। उसके बाद नवंबर में 3.3% की गिरावट आई। फिर दिसंबर में ये 30.64 हुआ, जनवरी में 10.95 और फरवरी में 42.17%। उसके बाद मार्च में ये 137.58% हो गया है। अब हमारा ये जानना जरूरी है कि चीन से प्रमुख तौर पर क्या क्या आयात होता है। तो ब्रिटेन से जो आयात होता है वो विद्युत मशीनरी है, सेल फोन है, भारी मशीनरी है, दूर संचार उपकरण है, बिजली उपकरण, प्लास्टिक के खिलौने, फार्मा सेक्टर की जो सामग्रियां होती हैं, कच्चा माल बोल सकते हैं, फर्नीचर है, उर्वरक है, खाद्य पदार्थ और क्लॉथ यानी वस्त्र भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है कि लाइव हुआ आयकर रिटर्न का नया पोर्टल। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का विशेष पोर्टल सोमवार रात में लॉन्च हो गया। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 7 जून को इस पोर्टल को लाइव करने की घोषणा की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह पोर्टल दिन में लॉन्च नहीं हो सका था। इस पोर्टल के लाइव होने पर इस वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दौरान करदाताओं को कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। इनमें सबसे प्रमुख यह है कि आईटीआर दाखिल करते ही रिफंड कुछ समय के भीतर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। करदाता के आधार नंबर और पैन नंबर से जुड़े व इनकम टैक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हर लेन देन की जानकारी आईटीआर फॉर्म दिखा दी जाएगी ताकि वे रिटर्न भरने में सहज रहें। नए पोर्टल पर आईटीआर फॉर्म भरा हुआ दिखेगा और करदाता किसी गलती की स्थिति में उसमें बदलाव कर सकेंगे। अगर करदाता पहले से भरे हुए फॉर्म से संतुष्ट होंगे और उससे सहमति जताएंगे तो फॉर्म अपने आप दाखिल हो जाएंगे। अभी आईटीआर भरने के दौरान बैंकों से मिलने वाले ब्याज के बारे में जानकारी देने के लिए बैंकों का स्टेटमेंट देखना पड़ता है। अब आते हैं एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है सहयोग की मांग करते एलोपैथ और आयुर्वेद, और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। देखिए ये आर्टिकल बेसिकली उस पर लिखा गया है जिस तरीके से रामदेव, जो बाबा रामदेव हैं और जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, इन पर जो खींचातान चल रही थी पहले, अब उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। स्वस्थ जीवन और दीर्घायु सर्वोच्च अभिलाषा है। रोग सहित जीवन और स्वास्थ्य जीवन में अंतर है। रोगी शरीर में अंतर संगित नहीं होता। आयुर्वेद आचार आधारित आयुर्विज्ञान है और एलोपैथी उपचार आधारित चिकित्सा विज्ञान है। स्वस्थ जीवन के लिए दोनों उपयोगी हैं, लेकिन यहाँ दोनों के समर्थक विद्वानों में परस्पर भिड़ंत है। शरीर रहस्यपूर्ण संरचना है, इसकी आंतरिक गतिविधि का बड़ा भाग जान लिया गया है। चिकित्सा विज्ञानियों को इसका श्रेय है। आयुर्वेद का जन्म लगभग 4000 वर्ष इपु ऋग्वेद के रचना काल में हुआ था और इसका विकास अर्थवेद यानी कि 3000 से 2000 ईसा पूर्व में। मैकडनल और कीथ ने वैदिक इंडेक्स में लिखा है कि भारतीयों की रुचि शरीर रचना संबंधी प्रश्नों की ओर बहुत पहले से थी। आयुर्वेद में अनेक अंगों के विवरण और यह गुणगान सुव्यवस्थित है। इन लेखकों ने आयुर्वेद के 2 आचार्यों चरक और सुश्रुत का उल्लेख किया। अगर हम एलोपैथिक के विकास की बात करें तो 16वीं से 17वीं सदी के आसपास हुआ था। एच.एस. मैन ने लिखा कि भारतीयों ने चिकित्सा शास्त्र का विकास स्वतंत्र रूप से किया है और
17वीं सदी तक अरब चिकित्सा शास्त्र ही था। एलोपैथी सुव्यवस्था आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा का नाम होम्योपैथिक के जन्मदाता जर्मन चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने एलोपैथी रखा था। इसका अर्थ अलग अलग या भिन्न मार्ग है। इसे पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं। इसका चिकित्सा तंत्र बड़ा है और शोध का दायरा भी। इसने जानलेवा बीमारियों से करोड़ों लोगों को पुनर्जीवन दिया है। सर्जरी, रेडिएशन, सिटी स्कैन, एमआरआई सहित तमाम घटक विस्मयकारी हैं। कोविड महामारी के दौरान लाखों मरीजों की जांच हुई है। सर्वथा नए वायरस की जांच और उपचार विस्मयकारी है। अल्प समय में कोरोना से बचाव का टीका भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। जीवन की परवाह त्यागते हुए उपचार करने वाले वैज्ञानिक, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ प्रशंसनीय हैं। आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। यह चिकित्सा विज्ञान होने के साथ स्वस्थ रहने की जीवन शैली भी है। चरक संहिता की शुरुआत जीवन सूत्रों से ही होती है। कहते हैं यहाँ बताए गए स्वस्थ व्रत का पालन करने वाले 100 वर्ष तक स्वस्थ आयु पाते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अनेक बीमारियों से बचाव की औषधियां नहीं है। वैक्सीन इसका अपवाद है। आयुर्वेद में शरीर की रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने की औषधियां हैं। यह क्षमता बढ़ाकर रोगों का प्रकोप रोका जा सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एलोपैथी में सामान्य रोगों को दबाने की दवा दी जाती है। यानी कि एलोपैथी जो होती है उससे क्या होता है कि जो बीमारी होती है वो दब जाती है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है, जड़ से खत्म नहीं होती है। तमाम एलोपैथिक औषधियां रोग के साथ रोगी को भी पीटती हैं। रोगी को तत्काल राहत के लिए ऐसी औषधियों की उपयोगिता है। एस्टेरॉयड खतरनाक दवा है। कह सकते हैं कि इसका प्रभावी विकल्प नहीं है। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में विकल्पहीनता उचित नहीं है। ऐसे मामले में शोध की आवश्यकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में निरंतर शोध चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संसूचित रहता है। पहले शोध और फिर किन्हीं जीवों पर प्रभाव का आकलन, फिर मनुष्यों पर दबाव के प्रभाव का आकलन। लगातार शोध से चिकित्सा विज्ञान समूह होता है। ज्ञान विज्ञान क्षेत्रीय नहीं होते। वे शोध सिद्ध के बाद सार्वजनिक संपदा बन जाते हैं। आयुर्वेद आयु का वेद विज्ञान है। इसमें भोजन, पाचन, श्वसन, चिंतन, तनाव, स्मृति और निद्रा भी स्वस्थ रहने के विषय हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले फैसले। भारत की दलगत राजनीति में ऐसा बहुत कुछ होता रहा है जिसे नीति के अंतर्गत समाहित कर पाना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। परिपक्व होते हुए भी वह बहुत कुछ समझ नहीं पाता। ऐसी स्थिति का एक और उदाहरण पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नए जिले मलेरकोटल के गठन से हुआ। बीते 10 साल में देश में लगभग 125 नए जिले बने हैं। विकास के लिए इनका बनना आवश्यक पाया गया था, लेकिन जब नया जिला ईद के तोहफे पर परोस दिया जाए तो वह पंजाब का सबसे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाला जिला बनेगा, तो जाहिर है कि इसमें विकास की बात ओझल हो जाएगी। अमरिंदर सिंह और कांग्रेस से इसे भविष्य के लिए तुरुप चाल मानकर प्रसन्न होते हैं। इसे उन सारे प्रयासों से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए जो केरल के मल्लापुरम को जून 1969 में अलग जिला बनाकर आगे बढ़ गए थे। केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत के मुस्लिम समुदाय के समूहीकरण की राजनीति 5 दशक तक केंद्र के सत्तारूढ़ रहे दल ने लगातार चलाई है। भारत की वह प्राचीन संस्कृति जो इस्लाम के आने के पहले से यहाँ विद्यमान थी, उसमें रचे पगे अधिकांश लोग मूर्ति पूजक हैं, लेकिन वे यह मांग नहीं करते हैं कि 5 वक्त की अजान से मेरे देवी देवताओं का अपमान होता है, अतः इसे बंद किया जाए। पूर्वाग्रहों से बाहर न निकल पाने वाले विद्वानों से हटकर ही समाज के अपने उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, अगर जैसा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, उसे मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अगर कोई रैली निकाली जाती है या कोई धार्मिक यात्रा निकाली जाती है और मुस्लिम जो समुदाय है इसका विरोध करता है कि हमारे इलाके से ये नहीं निकलना चाहिए, तो ये गलत है। अगर इसी तरीके से अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि अजान से अगर उन्हें दिक्कत होती है मॉर्निंग में, तो ये भी गलत है। सभी धर्मों का अच्छी तरह से पालन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी धर्मों पर आस्था है और सभी व्यक्ति को इसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल टीकाकरण नीति में बदलाव का है। जो अभी तक 25% राज्यों को देना होता था, अब वो नहीं होगा। तो ये हम मेन न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये आज का यानी कि 8 जून 2021 का दैनिक जागरण